हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम उच्चावच से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि ऊबड़ खाबड़ धरातल को उच्चावच के नाम से जाना जाता है। हमारा धरातल विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी घाटियां, तो कहीं समतल मैदान। इन सभी को संयुक्त रूप से उच्चावच का नाम दिया जाता है। इन उच्चावचों को भूगोलवेताओं के द्वारा 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जहां द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पर्वत और पठार के बारे में हमने जानकारी हासिल की। पर्वत और पठार सामान्य धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग पर्वत या पठार के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन दोनों में एक सामान्य अंतर होता है। पर्वत का जहां शीर्ष भाग शंकुनुमा होता है, तो वहीं पठार का ऊपरी भाग समतल होता है। जहां पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है, वहीं पठार की ऊंचाई कम होती है। पठार की ऊंचाई धरातल से 600 मीटर ऊपर तक होती है, जबकि पर्वत की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक ऊंची होती है। पर्वत का ढाल अधिक होता है, जबकि पठार का ढाल कम होता है। तो ऐसी कुछ सामान्य अंतरों के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि कोई आकृति, कोई भूदृश्य पर्वत है या पठार। इस पर्वत और पठार के बाद द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में एक और उच्चावच आता है, जिसे मैदान कहा जाता है। मैदान, जिसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है। मैदानों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व की जितनी सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो या दजला फराज सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता हो या अन्य कोई सभ्यताएं, इन सभी सभ्यताओं का विकास मैदानों में हुआ, नदी के किनारे हुआ। कारण था नदी के आसपास की भूमि, मैदानी भूमि उपजाऊ थी। साथ में नदियों से प्राप्त होता था जल। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मुख्य साधन था पानी, वो नदियों से मिल रहा था। और नदियों के पास की भूमि जो उपजाऊ थी, तो मानव ने वहां कृषि कार्य करना शुरू किया। घुमक्कड़ जीवन जी रहा था मानव। इससे पहले मानव स्थायी रूप से उसने बसना शुरू किया, एक स्थान विशेष पर खेती करनी शुरू की। नहीं तो इससे पहले पाषाण युग में आखेट किया करता था मानव। जानवरों के पीछे जानवरों की भांति दौड़ा करता था, उन पर हमला करता था पत्थरों से, कीचड़ में गिराता था, दलदल में फंसाता था और उनका शिकार करके अपने पेट की भूख को
बर्बर अवस्था में था उस समय, लेकिन जब मानव में सभ्यता का विकास हुआ, मानव में विवेक का विकास हुआ, बुद्धि विकसित हुई, तो उसने एक जगह स्थिर रहना शुरू किया। और ये जिस जगह पर रहना शुरू किया वो स्थान था विशेषकर नदियों के पास का समतल इलाका, जहां उसने खेती करना शुरू की। मानव का जीवन बदलने लगा, नई नई सभ्यताएं विकसित होने लगी। यही कारण है कि मैदानों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। लेकिन मैदान किसे कहते हैं? सवाल ये उठता है। मैदान, समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है और इन मैदानों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। लेकिन अब मैदानों की हम बात कर रहे हैं, विस्तार से चल रहे हैं, तो मैदानों के प्रकारों के बारे में जानें। मैदानों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। एक अपर्दनात्मक प्रक्रिया तो दूसरी निक्षेपणात्मक प्रक्रिया। जैसा इस लेसन की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बताया था, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में, और एक वीडियो हमारी पूरी इस अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से ही संबंधित वीडियो थी, जिसमें हमने देखा था कि अपक्षय का आशय टूटना, अपर्दन का आशय उड़ना या बहना यानी कटना, और निक्षेपण का आशय जमना। जब धरातल से ऊंचा उठा हुआ कोई भाग अपर्दन प्रक्रियाओं के कारण जब वह कटता चला जाता है, वह नष्ट होता चला जाता है, तो अंततः आसपास के इलाकों के समकक्ष हो जाता है, जिससे निर्माण होता है मैदानों का। एग्जाम्पल कैसे रहा इसको देख सकते हैं कि ये कोई पर्वत है और ये पूरा एक समतल मैदान, इससे उठा हुआ हिस्सा ही पर्वत का। अब अपर्दन की प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे इसका कटाव होता चला जाता है, ये कटता जाता है और एक समय आकर ये पठार का रूप लेता है। लेकिन अपर्दन की प्रक्रिया अभी भी चालू है। अपर्दन की प्रक्रिया निरंतर जारी होने के कारण ये पठार भी कटता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब आसपास की समतल भूमि में विलीन हो जाता है। परिणाम में आप देख सकते हैं एक समतल मैदान का निर्माण हो गया। तो ऐसी प्रक्रियाएं अपर्दनात्मक प्रक्रियाओं में जानी जाती है और मैदानों का निर्माण ऐसी ही अपर्दनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। ये तो अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से। निक्षेपण की प्रक्रिया में क्या होता है? निक्षेपण की प्रक्रिया में इस तरह से कोई मैदान है, यानी कोई क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ है, असमतल है, कहीं गड्ढे हैं, गर्त है तो कहीं उठाव है, फिर कहीं धसाव है तो फिर कहीं उठाव। इस तरह से अब एक नदी बहकर आ रही है। जब नदी बहकर आती है तो अपने साथ अवसाद लेकर आती है। अवसाद मतलब कचरा, मलबा, कंकर, पत्थर, रेत, मिट्टी,
जो महीन कणों की भी हो सकती है तो मोटे कणों की भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, कणों के आधार पर मृदा के 3 प्रकार होते हैं, रेत, सिल्ट और मृतिका। हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से आगामी टॉपिक्स में, लेकिन अभी तो हम यहाँ देखें कि जब नदी बहकर आती है तो अपने साथ अवसाद लेकर चलती है। ये अवसाद इस नदी के द्वारा यहां जमा होते चले जाते हैं। ऐसे में इन अवसादों के जमा होने से जो गर्त वाले भाग में ये धीरे 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 भरने लगते हैं। जो गड्ढे हैं वो धीरे धीरे भरते चले जाएंगे और तब तक भरेंगे जब तक उनके भरने की क्षमता है। और इस तरह से एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से समतल हो जाएगी। तो ऐसे में निर्मित होने वाले जो मैदान होते हैं, इन मैदानों को निक्षेपणात्मक मैदान कहा जाता है, क्योंकि निक्षेपण की प्रक्रिया, जमने की प्रक्रिया, जमाव प्रक्रिया के तहत इनका निर्माण होता है। तो हमने 2 चीजें देखी, एक अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से और दूसरा निक्षेपणात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से। बात करें यदि मैदानों के प्रकार की, तो नंबर 1 नदीकृत मैदान। ये अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के प्रकार चल रहे हैं अभी। अपरदनात्मक, एक नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से उतरती है तो पर्वतीय भाग का अपर्दन करते हुए चलती है। परिणामतः पर्वतीय क्षेत्रों का इतना अधिक अपर्दन हो जाता है कि एक पर्वत जो कभी धरातल से ऊंचा उठा हुआ करता था, वो धीरे धीरे कटते कटते समतल मैदानों के समकक्ष आ जाता है और निर्माण होता है नदीकृत मैदानों का। या एक नदी बहते हुए जब पर्वतों के तलहटी का अपर्दन करती जाती है तो पर्वत नीचे से कटने लगता है, और जब किसी का आधार समाप्त हो जाएगा, नीचे से कट जाएगा, तो उसका गिरना निश्चित है। जो पर्वत ऊंचाई पर दिख रहा था, जरूरी नहीं पर्वत ही हो, पठार भी हो सकता है, या धरातल से ऊंची उठी हुई कोई शैल संरचना भी हो सकती है। वो सभी का अपर्दन होगा नदी के माध्यम से और अंततः वह समतल मैदानों में विलुप्त हो जाएगा। ऐसे बनने वाले मैदान नदीकृत। आप ये समझ लीजिए कि नदी के द्वारा जब अपर्दन की प्रक्रिया होगी तो बनने वाले मैदान नदीकृत मैदान। नंबर 2 हिमानीकृत मैदान। हिमानी, बर्फ की नदियां। ये नदी सामान्य नदी है, जल की नदी। हिमानी होती है बर्फ की नदी। जब बर्फ के बड़े बड़े समूह, विशाल ग्लेशियर जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो उनके घर्षण से, इनमें काफी घर्षण की प्रक्रिया होती है धरातल में, और घर्षण की प्रक्रिया से आसपास का इलाका कटते हुए चला जाता है, उसका कटाव होता है और अपर्दन होता है। परिणामतः वह समतल मैदानों में निर्मित होता है। तो हिमानी के द्वारा बनने वाले मैदान हिमानी के मैदान। वही नंबर 3 वायु घर्षित मैदान। जिस तरह नदी के द्वारा और हिमानी के द्वारा बनने वाले मैदान, यहां वायु के द्वारा बनने वाले मैदान। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ मृदा को भी उड़ाकर लेती हैं।
महीन कण जो होते हैं वो धरातल के निचले इलाके में चलते हैं, सॉरी वो ऊपरी इलाके में होते हैं, जबकि मोटे जो कण होते हैं वो धरातल के निचले इलाकों में होते हैं। परिणामतः हवा के साथ चलने वाले वायु के कणों के द्वारा, मृदा के कणों के द्वारा चट्टानों पर प्रहार होता है, जिससे चट्टानें कटती चली जाती हैं। लगातार होने वाले इस प्रहार के कारण चट्टानों में घर्षण की प्रक्रिया होती है, चट्टानें टूटती हैं और वे चट्टानें जो धरातल से ऊंचाई पर उठी हुई हैं उनका अपरदन होता चला जाता है। अंततः वो चट्टानें मैदानों में विलुप्त हो जाती हैं। ऐसे मैदानों को वायु घर्षित मैदान कहा जाता है। और एक लास्ट आता है कार्स्ट मैदान। कार्स्ट का मतलब होता है चूना। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहां पर जो चूना युक्त है, जहां कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता पाई जाती है। जब चूने युक्त चट्टानें या चूने युक्त चट्टान वाले क्षेत्रों में अपरदन की प्रक्रिया होती है, तो उस अपरदन की प्रक्रिया से चूना युक्त चट्टानें समाप्त होती हैं, कटती हुई जाती हैं और अंततः समतल मैदानों में विलुप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से मैदानों का निर्माण होता है। तो आज हमने मैदानों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। यहां आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। आगामी टॉपिक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।